बिहार राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, उपस्थित केंद्र और राज्य के मंत्रीगण, सांसद, विधायक एवं अतिथिगण, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, मुझे आपका स्वागत करते हुए अत्यंत ही खुशी और गर्व हो रहा है। आज आप बिहार को पुनः एक बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, बिहार को आपने जितनी सौगात दी है उतना पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। बिहार ही नहीं, पूरी देश की जनता, बिहार की जनता तो आपके साथ है ही, पूरी देश की जनता आपके साथ है। हमारे क्षेत्र, बिजली के क्षेत्र में तो आपने पूरे देश में एक आमूल परिवर्तन कर दिया। हम लोग के देश में आपका शासन आने के पहले बिजली की संकट रहा करती थी, बिजली में हम डेफिसिट थे। आज जितनी हमारी आवश्यकता है उससे दुगुना बिजली उत्पादन करने की क्षमता हम रखते हैं। 3,72,000 कैपेसिटी आपने खड़ी कर दी है, जिसमें से कि करीब 1,40,000 मेगावाट आपके पिछले 5 साल के कार्यकाल में जुड़ा है। बिहार में भी प्रधानमंत्री महोदय 70,000 करोड़ का निवेश हुआ है बिजली उत्पादन क्षमता में, जिसमें से कि करीब 34,000 करोड़ पिछले 5 वर्षों में हुआ है। आपको मैं जो बताते हुए खुशी हो रही है प्रधानमंत्री महोदय कि पिछली बार आपने बक्सर में एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शिलान्यास किया था। उसका संपूर्ण होने का तारीख जनवरी 24 है और वह प्रगति पर है। हमारा प्रयास है कि उसके पहले 1-2 महीना पहले ही हम उसका लोकार्पण आपके हाथों से करा दें। प्रधानमंत्री महोदय, आपने पूरे देश को एक ग्रिड से जोड़ दिया। आपने यह लक्ष्य दिया कि देश के जितने गांव हैं सबको 1000 दिन के अंदर बिजली पहुंचाई जाए, और यह लक्ष्य हम लोगों ने पूरा कर लिया 923 दिन में। मैं दिन गिन रहा था प्रधानमंत्री महोदय। आपने पुनः लक्ष्य दिया कि देश के जितने घर हैं सबको बिजली पहुंचा दी जाए, और वह भी 15 महीनों में। और अध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय, वो हमने कर दिया। प्रधानमंत्री महोदय, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसको दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी सबसे कम दिनों में माना। और इसी के साथ साथ आपने पूरे देश में विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए करीब 2,08,000 करोड़ की योजना स्वीकृत की, जिसमें से कि बिहार के लिए हम लोगों ने 23,800 करोड़ की योजना स्वीकृत की। और उसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय, पूरे देश में विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ हो गई है। अब शायद ही कहीं पावर कट होता है। अमूमन हर एक शहर में 24 घंटे बिजली रहती है, और गांव में भी अमूमन 20 से 22 घंटा बिजली रहती है, और बिहार में भी यही स्थिति। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके इस सौगात के कारण बिहार में करीब 620 नए सब स्टेशन हम लोगों ने स्वीकृत किया, जो बन गए, 80% बन गए। करीब 589 विद्युत सब स्टेशन का हम लोगों ने एक्सपेंशन किया। करीब 2,08,000 60 किलोमीटर हम लोगों ने स्टील और एलटी लाइन बिछाया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, तो पूरे व्यवस्था को आपने सुदृढ़ कर दिया। और प्रधानमंत्री महोदय, देश की जनता आपके साथ इस कारण से है क्योंकि, और गरीब लोग विशेष तौर पर, क्योंकि आपको गरीबों की चिंता है। बिजली का कनेक्शन समृद्ध लोगों तो पहले से था, जबकि आपने कहा कि सभी घर बिजली जाए, तो उससे लाभ हुआ गरीबों को, क्योंकि उनको बिजली का कनेक्शन कभी मिलने वाला वैसे नहीं था। जबकि आपने कहा कि गैस का कनेक्शन सबको दिया जाए, तो समृद्ध व्यक्तियों के पास तो पहले से गैस का कनेक्शन था। गरीब लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि गैस का कनेक्शन मिलेगा, उसको आपने गैस का कनेक्शन दिया, और हर घर को कनेक्शन। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इस कोरोना के कार्यकाल में आपने हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचवाया, हर घर। करीब 2 करोड़, सिर्फ बिहार में करीब 2 करोड़ जनधन के लाभार्थियों को आपने खाते में पैसा दिया, महिला लाभार्थियों को। आपने हर गरीब के लिए पक्का मकान देने का व्यवस्था किया। 2.5 करोड़ पक्का मकान आपने प्रधानमंत्री आवास योजना से स्वीकृत किया। पक्का मकान, 1 कमरे का नहीं, 2-3 कमरे का, और उसमें गैस का चूल्हा और बिजली का कनेक्शन। और 1 करोड़ 41 मकान पूरे देश में बन गए। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय, बिहार के और देश के जितने गरीब लोग हैं और आपके साथ, और बिहार का तो हम लोग जो सपना देखते थे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं वहीं का हूँ, वहीं पर मैंने काम किया। हम लोग सपना देखते थे कि बरौनी में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बने, और वो बन रहा है 14,000 करोड़ की लागत से। आपने इसको सौगात दिया। आपने बरौनी रिफाइनरी का भी 1.5 गुना एक्सपेंशन करने का ये
पिछली बार आपने शिलान्यास किया, उसका भी काम तेजी से चल रहा है। बरौनी में खाद फैक्ट्री बंद हो गई थी और हम लोग चाहते थे कि किसी तरह वो पुनर्जीवित हो जाए, हम लोग देखा करते थे उसको, और 7,000 करोड़ की लागत से आपने उसका काम प्रारंभ कर दिया और उसका काम माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमारी भी एक कंपनी कर रही है, वो प्रगति पर है। तो बिहार में हम लोगों ने देखा हुआ है वो समय जबकि सोन नदी पर कोइलवर पुल एक ही पुल था 1872 का बना हुआ, और बिहार से उत्तर प्रदेश जाने में रोज वहां घंटों जाम लगा करते थे। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे प्रभावित थी। आपने पिछली बार वहां 6 लेन का पुल स्वीकृत किया माननीय प्रधानमंत्री महोदय, 3 लेन कब बन के तैयार है, करीब करीब 3 और लेन करीब 1 वर्ष में बन जाएगा। बिहार के लिए बहुत बड़ी सभा। हम लोगों ने महात्मा गांधी सेतु पर घंटों जाम देखा हुआ है माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आपने महात्मा गांधी सेतु के बगल में एक नया सेतु का शिलान्यास आज आप करने जा रहे हैं, जो कि उत्तर बिहार के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। आप बीरपुर से बिहपुर रोड पर एक नया पुल देने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय फुलौत में, और उससे उत्तर बिहार जहां हमारी पैतृक घर है उसको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय आप आज ही नहीं और पिछले सेशंस में भी जितना आपने बिहार के लिए दिया उतना और किसी ने नहीं दिया। एक दो लाइन और माननीय प्रधानमंत्री, आपने सिर्फ विकास ही नहीं, राष्ट्र निर्माण में भी जो काम किया वो और किसी ने नहीं किया। हम लोग का सपना हुआ करता था और ये दिल से कही बात कि 370 हटे, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए आवश्यकता, और जब कभी भी ये बात होती थी तो लोग हमको समझाते थे कि नहीं इससे बवाल हो जाएगा। आपने हटा दिया। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए इससे बड़ा कदम देश में आजादी के बाद नहीं हुआ है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है महोदय, और बिहार वासियों की तरफ से आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर अपना संबोधन करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यहां पर उपस्थित माननीय राज्यपाल बिहार फागू चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी, सभी केंद्रीय मंत्री जो बिहार से जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सुशील कुमार मोदी जी, सभी सांसद और विधायक जो आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और अभिवादन। आज 14,500 करोड़ के लागत से तकरीबन 350 किलोमीटर की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। बड़े गर्व की बात है कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के पश्चात बिहार राज्य में तकरीबन 1,000 किलोमीटर की लंबाई की सड़कें नई होकर जुड़ी हैं, और अपने आप के अंदर आज अगर 5,421 किलोमीटर की अगर लंबाई है तो इसमें और कुछ ही दिनों में बढ़ोतरी होगी। सबसे बड़ी बात यह रही है कि प्रधानमंत्री जी का जो पैकेज था 2015 का, उस पर बहुत कार्य हुआ है, और आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है उसमें मुख्यतः वो हैं जिससे बिहार राज्य के अंदर यातायात और जनता को बहुत सुविधाएं मिलेंगी। ये हैं बख्तियारपुर से रजौली सड़क का मार्ग, आरा परारिया मोहनिया मार्ग, नरेनपुर पूर्णिया मार्ग, रामनगर कन्हौली मार्ग, महात्मा गांधी सेतु के समांतर नए पुल का निर्माण, कोसी नदी पर नए 4 लेन पुल का निर्माण, और गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समांतर नए 4 लेन के पुल का निर्माण। आपकी प्रधानमंत्री जी दूरदृष्टि से बिहार राज्य में निरंतर उन्नति हो रही है, और जनता आज बहुत खुश है कि बिहार राज्य को एक और सौगात मिल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। बिहार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ष 2015 में 54,700 करोड़ रुपए की लागत से कुल 3,092 किलोमीटर के सड़क एवं पुल परियोजनाओं के पैकेज की घोषणा की गई थी। भारत माला के अंतर्गत भी
बिहार को प्रधानमंत्री जी के द्वारा 650 किलोमीटर की और भी सड़क परियोजनाओं की सौगात दी गई। विकास की इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 14,260 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, जो राज्य के बहुआयामी विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु के समानांतर एक नई 4 लेन पुल निर्माण परियोजना, भागलपुर में गंगा नदी पर वर्तमान विक्रमशिला सेतु के समानांतर एक नई 4 लेन पुल निर्माण परियोजना, मिथिलांचल एवं अंग क्षेत्र के बीच सीधा एवं सुगम संपर्क के लिए कोसी नदी के भुलौत घाट पर 4 लेन पुल निर्माण परियोजना, पटना एवं काशी के मध्य सुगम एवं न्यूनतम दूरी की 4 लेन आरा से मोहनिया सड़क परियोजना, पटना एवं रांची के बीच वर्तमान मार्ग को सुगम एवं तेज बनाने के लिए 4 लेन बख्तियारपुर से रजौली सड़क निर्माण परियोजना, खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड राज्य का उत्तर बिहार एवं पूर्वोत्तर भारत से सीधे संपर्क के लिए 4 लेन नरेनपुर से पूर्णिया सड़क निर्माण परियोजना, बिहार राज्य की राजधानी पटना में सुगम यातायात हेतु 6 लेन की पटना रिंग रोड कन्हौली से रामनगर सड़क निर्माण परियोजना। इन सभी सड़कों एवं पुलों के निर्माण के पूर्ण होने पर बिहार राज्य के साथ भारत के संपूर्ण पूर्वी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की असीमित संभावनाओं को यथार्थ में परिवर्तित किया जा सकेगा। श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय केंद्रीय मंत्री संचार, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वे इस अवसर पर अपना संबोधन करने की कृपा करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के सम्माननीय राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के सभी सम्माननीय मंत्रीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री सुशील मोदी जी, सभी सांसदगण, विधायकगण, पदाधिकारीगण, माननीय प्रधानमंत्री जी, आज बिहार के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। बिहार के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और बिहार के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही दिशा में आज बहुत ही आपके द्वारा ऐतिहासिक कार्यों का शुभारंभ हो रहा है। अभी माननीय राज्य मंत्री जी सड़क परिवहन ने विस्तार से बताया जो सभी सड़क बन रहे हैं, और पटना साहिब के सांसद के रूप में जो पटना का रिंग रोड बन रहा है उसके लिए मैं बहुत अभिनंदन करता हूं आपका विशेष रूप से। आपने प्रधानमंत्री जी हमेशा ट्रांसफॉर्मेटिव कार्यक्रम की बात की है जिसका दूरगामी असर हो। डिजिटल इंडिया, भारत के समावेशी विकास का एक बड़ा कार्यक्रम आपने सोचा, और आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ई स्कॉलरशिप, ई हॉस्पिटल, ई नाम किसानों के लिए, आयुष्मान भारत, ये सब डिजिटल क्षितिज से किस तरह से लोकप्रिय बने हैं ये सबों के सामने है। मैं एक उदाहरण अवश्य देना चाहूंगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में अभी तक 12,50,000 करोड़ रुपए देश में भेजे गए और 1,70,000 करोड़ रुपए बचाए गए। आज उसी श्रृंखला में आपने 15 अगस्त को घोषणा की थी लाल किले के प्राचीर से कि देश के सभी 6 लाख ग्राम पंचायतों में हम फाइबर के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाएंगे, ब्रॉडबैंड पहुंचाएंगे। और आज ये मेरे लिए बहुत परम सौभाग्य की बात है कि उसका आरंभ बिहार से हो रहा है। बिहार के सभी 45,945 गांवों को हम फाइबर के द्वारा इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, जो हमारे संचार विभाग के द्वारा संचालित किया जाएगा, और कॉमन सर्विस सेंटर CSC है वो इसको क्रियान्वित करेगा। ये पूरी योजना आने वाले लगभग 6 महीने में पूरी की जाएगी, और इसके लिए हम 5 जगह FFTH प्रस्तावित करेंगे, जिसमें जीविका है, आशा केंद्र है, कोई सरकारी विद्यालय है, कोई बाकी सार्वजनिक स्थल है, और गांव में भी सबों को हम उपलब्ध कराएंगे। ये हमारी योजना है प्रधानमंत्री जी।
हमारे संचार विभाग ने इस पूरे कोरोना काल में काफी प्रभावी रूप से देश के इंटरनेट, देश की मोबाइल सेवा को प्रभावी करने में काम किया। जो वर्क फ्रॉम होम का एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने शुरू किया, लिबरलाइज करके, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। हमारे संचार विभाग ने तय किया है कि बिहार के सभी बचे हुए गांवों में जल्दी हम 4G पहुंचाएंगे। हमारे आईटी विभाग ने भी बिहार में छोटे शहरों में BPOI जो देश की योजना है वो काम किया है। उन्होंने एक चुनौती योजना शुरू की है कि छोटे शहरों से नौजवान एंटरप्रेन्योर बने, हम 25 लाख की राशि देंगे, उसका भी लाभ बिहार को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोग्य सेतु ऐप शुरू किया गया उसमें भी बिहार में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने लोड किया है। और हमारे पोस्टल विभाग ने, प्रधानमंत्री जी आप हमेशा कहते थे कि चिंता होनी चाहिए, तो पोस्टल विभाग के डाकिया ने इस कोविड में लगभग 463 करोड़ रुपए 21 लाख घरों में पहुंचाए हैं, जिसकी लिमिट सिर्फ 10,000 है, जहां कोई बैंक नहीं है, कोई ATM नहीं है। तो ये सभी विभाग काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर इसको एग्जीक्यूट करेगा। आप जानते हैं CSC हमारे IT विभाग का एक संस्थान है जिसके अध्यक्ष IT सेक्रेटरी होते हैं। जब आपकी सरकार आई थी तो देश में सिर्फ 83,000 CSC थे, आज देश में 3,85,000 है। और सिर्फ आपको मैं एक दो बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आयुष्मान भारत योजना देश में 5.43 करोड़ फैमिली रजिस्टर हुई है, तो बिहार में 33,15,000 ये CSC ने करके दिखाया है। मैंने CSC का नंबर दिया। और आरोग्य सेतु के डाउनलोड में भी जो 2.8 करोड़ CSC ने काम किया है, उसमें 34.57 लाख बिहार में उन्होंने रजिस्टर करके डाउनलोड किया है। और नए 2 काम जो इनको मिले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, इकोनॉमिक सेंसस ये कर रहे हैं। देश में 27.8 करोड़ लोगों का सेंसस इन्होंने अभी तक किया है और बिहार में 2.61 करोड़ का। और मैंने इनसे कहा था कि कोविड में कोई ग्रामीण ई-स्टोर खोला जाए, इसका प्रयोग किया जाए, तो लगभग 70 करोड़ का व्यापार CSC के बच्चों ने किया है 1.06 लाख स्टोर्स में। और बिहार में भी 2.49 करोड़ का व्यापार लगभग 3,601 स्टोर्स में किया गया है। हमने इनसे कहा था कि आप जरा सा FTTH भी लगाएं, वाईफाई एक्टिवेट करें। तो देश में लगभग 60 लाख वाईफाई को इन लोगों ने एक्टिवेट किया है। बिहार में भी लगभग 2,000 है और आगे भी ये काम करना है। तो ये एक ऐतिहासिक पल है प्रधानमंत्री जी कि सबसे पहले 15 अगस्त की आपकी घोषणा का अनुपालन बिहार में हो रहा है। बिहार के सारे गांव में काम करते हुए हमारी बड़ी इच्छा है कि कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में स्किल्ड वर्कर हमारे गांव-गांव में उपलब्ध हो जाए। और आज आपके इस कार्यक्रम को बिहार और देश भर के लगभग 1.5 लाख CSC के बच्चे देख रहे हैं और वो बहुत ही प्रेरित होंगे। बिहार में लगभग 34,821 CSC है, तो सब बहुत ही उत्साहित हैं और आपके निर्देश में इस फाइबर से इंटरनेट को गांव-गांव पहुंचाएंगे समय सीमा के अंदर। और आपकी अगुवाई में तो देश में डिजिटल क्रांति हो रही है, तो बिहार के गांव से उसमें और उल्लास आएगा। यही कामना के साथ पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अब हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। संकल्प है ये देश का, आत्मनिर्भर होगा हर गांव। जन जन है यहाँ लोकल के लिए वोकल। भारत नेट का हो रहा है विस्तार और हो रहा हर गांव डिजिटल। गांव की भी डिजिटल इंडिया में भागीदारी अनिवार्य बन गई। 1000 दिन के अंदर अंदर देश के 6 लाख से अधिक गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काम पूरा कर दिया जाएगा। भारत नेट के लक्ष्य ब्रॉडबैंड फॉर ऑल को सिद्धि की ओर ले जा रहा है भारत सरकार का संचार मंत्रालय। अब तक देश भर में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर ऑप्टिक तार द्वारा इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है।
इंटरनेट के जरिए हम अपने मोबाइल से वीडियो देखकर खेती के बारे में क्या क्या चीज़ है उसे हम देखते हैं। मैंने इंटरनेट के से बहुत कुछ सीखा है, जैसे ये बस बनाना, बहुत सारे वीडियोस देखे कार्ड्स बनाने के, जिससे मैंने अपने फ्रेंड्स को ग्रीटिंग कार्ड्स भी दिए। मैंने वाईफाई लगवाया, तब से हमारा नेट बहुत अच्छा स्पीड दे रही है। से मैं क्रिकेट की वीडियो देखता हूँ जिससे मेरी टेक्निक अच्छी हो। भारत नेट की इस मुहिम के अंतर्गत मार्च 2021 तक बिहार की 8,386 ग्राम पंचायतों के 45,945 गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई जाएगी। CSC वाईफाई चौपाल की फाइबर फोर्स युद्ध स्तर पर हर गांव को डिजिटल बनाने की ओर तेजी से बढ़ रही है। भारत के भविष्य बनाने वालों में CSC का वाईफाई चौपाल काम आए, ये मेरी सबसे बड़ी बात होगी। अब बिहार में हो रहा है डिजिटल विस्तार, फासले मिटा रही है मोदी सरकार। डिजिटल इंडिया का सपना हो रहा है साकार। श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार से अनुरोध करता हूं कि वे इस अवसर पर अपना संबोधन करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल फागू चौहान जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय भारत सरकार के मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, जनरल VK सिंह जी, श्री RK सिंह जी, बिहार सरकार के मंत्री श्री नंद किशोर यादव जी, सभी भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसद, विधायक, विधान पार्षद, NHAI RCD के अधिकारीगण और अन्य मित्रों, बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन 9 योजनाओं का आज आपके द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है वो उसी PM पैकेज का हिस्सा है जिसकी आज से करीब 4 वर्ष पूर्व आपने घोषणा की थी 1,25,000 करोड़। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस 1,25,000 करोड़ के पैकेज में सबसे ज़्यादा पैसा 54,700 करोड़ केवल सड़क प्रक्षेत्र पर खर्च किया जा रहा है। इसमें कुल 75 योजनाओं का चयन किया जा चुका है, 13 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, 38 योजनाएं प्रगति पर हैं। और इतना नहीं तो प्रधानमंत्री जी, जिस गंगा नदी पर आज पुल का शिलान्यास करने जा रहे हैं, आज़ादी के 53 साल में गंगा नदी पर केवल 4 पुल थे, केवल 4। और 15 साल जिन लोगों ने बिहार में राज किया उनके राज में केवल 1 पुल बना। और जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, बिहार में आरा, छपरा, दीघा, सोनपुर पुल चालू हो चुका है। और आज आपके आशीर्वाद से 6 पुल PM पैकेज का हिस्सा हैं, 6 पुल राज्य सरकार बना रही है। इस प्रकार आगे आने वाले दिनों में गंगा नदी पर कुल 17 पुल और 62 लेन क्षमता बिहार के लोगों को प्राप्त हो जाएगी। हर 25 किलोमीटर पर औसतन 1 पुल गंगा नदी पर बिहार के लोगों को मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जिस कोसी नदी पर फुलौत में एक पुल का शिलान्यास कर रहे हैं, वो भी मैं बता दूं कि 53 साल में केवल 1 पुल बना कोसी नदी पर, BP मंडल सेतु। 3 पुल हम लोग के कार्यकाल में चालू हो गया और आज फुलौत का शिलान्यास हो रहा है और भेजा और बकौर पुल भी और स्वीकृत हो चुका है। इस प्रकार कुल 6 पुल और केवल कोसी नदी पर और केंद्र राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब कुछ लोग कहते हैं कि PM पैकेज का क्या हुआ, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि राजीव गांधी पैकेज का क्या हुआ। बिहार के लोग शायद भूल गए होंगे, 1989 में लोकसभा चुनाव के दौरान स्वर्गीय राजीव गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, बिहार के दौरे पर आए थे और 5,700 करोड़ के राजीव पैकेज का ऐलान किया गया था। इसमें दरभंगा फाजिलका लेटरल रोड, टेक्नोलॉजी मिशन, फिलामेंट आर्म। लेकिन चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के लोग उस राजीव गांधी पैकेज को भूल गए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आप कभी बिहार पैकेज को, PM पैकेज को भूले नहीं और आप लगातार, और जितनी भी PM पैकेज में घोषणा की गई थी हर सेक्टर के अंदर और काम किया जा रहा है। और इतना ही नहीं तो प्रधानमंत्री जी, अभी माननीय रविशंकर जी ने जो बताया कि बिहार के सभी पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंच चुका है और बिहार के सभी 45,000 गाँव तक इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब गाँव के लोगों को भी सस्ते दर पर इंटरनेट का लाभ मिल सकेगा।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब केंद्र राज्य दोनों मिल जाता है तो किस तरह का परिवर्तन आता है। ये पहला मौका बिहार के अंदर जब केंद्र राज्य दोनों में कोई टकराहट नहीं है, श्रेय लेने की होड़ नहीं है, केंद्र राज्य मिलकर काम कर रहा है। मुझे आज भी याद है कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस से इसलिए अलग हो गए क्योंकि उन्होंने केंद्र पर सौतेलेपन का व्यवहार का आरोप लगाया था। आज केंद्र राज्य दोनों मिलकर काम कर रहा है। उसी का परिणाम है कि बिहार के हर घर में शौचालय है, हर गरीब के पास गैस कनेक्शन है, हर घर में पाइप्ड वाटर सप्लाई है, हर घर में बिजली है, हर 100 से ज्यादा की आबादी के गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जा रहा है, हर गांव को पक्की नली गली से जोड़ा जा रहा है, हर गरीब का पक्का घर बन रहा है, 5 लाख तक का स्वास्थ्य सुविधा लोगों को दी जा रही है और अब हर गरीब के घर तक इंटरनेट की सुविधा और पहुंच सकेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज के इस अवसर पर मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहूँगा, क्योंकि सारे बिहार के लोग मर्माहत हैं। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरवंश जी का बिहार और देश में बहुत सम्मानपूर्ण उनका जीवन रहा है कि लेकिन कल राज्यसभा में उनके साथ जो अमर्यादित घटना हुई है उसने पूरे बिहार की अस्मिता को ठेस पहुंचाई है। विपक्ष ने कल लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह का अमर्यादित बर्ताव व्यवहार किया है वो बेहद निंदनीय है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि विपक्ष के सम्मानजनक बर्ताव का बिहार की जनता करारा जवाब देगी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, फिर से एक बार आज उस पीएम पैकेज को क्रियान्वित करने के लिए, उसका शिलान्यास करने के लिए मैं अपनी ओर से आपको धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस अवसर पर अपना संबोधन एवं आशीर्वचन देने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय श्री शामराव संजय धोत्रे जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, श्री नित्यानंद राय जी, श्री राजकुमार सिंह जी और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए अन्य हमारे बिहार के सभी माननीय मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी विधायकगण, विधान पार्षदगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित नेतागण और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारीगण, NHAI के चेयरमैन एवं अन्य अधिकारीगण, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज फिर बिहार के लिए एक समय निकाला और आज अनेक योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम रखा है। इसके बारे में तो सारी बातों की जानकारी बता दी गई है, लेकिन जो कुछ भी आपने किया और 18 तारीख को इसका जिक्र भी किया था पिछले कार्यक्रम में, जो कृषि के क्षेत्र में जो आपने 2 कानून बनाए, पारित किया लोकसभा से, और उसके बारे में जो आपने सारी बातें रखी थी, और ठीक ही का हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ भी कल राज्यसभा में हुआ वो बहुत ही गलत हुआ है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम। आखिरकार किसी को कोई बात के बारे में स्पष्ट रूप से किसी बात को रखना चाहिए। ये तो किया गया है, देश के सभी किसानों के हित में काम किया गया, गांव के हित में काम किया गया। और आपने पिछली बार भी उल्लेख किया था, हम लोगों ने तो 2006 में ही APMC एक्ट को समाप्त कर दिया था और उस समय भी जब हम लोगों ने विधानसभा में ये काम किया था तो यहाँ पर भी जो विरोधी लोग हैं, RJD वगैरह के लोग खूब हंगामा कर रहे थे और हम लोग तो पूरी बात रख रहे थे, हम बराबर कह रहे थे आप लोग बैठिए, अपनी बात कहिए और हम लोग भी अपनी बात कहेंगे और तब सबको मालूम होना चाहिए। लेकिन अंतोगत्वा वहां से भाग गए और बाद में जब ये पारित हो गया और उसके बाद इसके खिलाफ में भी जुलूस निकाल करके राजभवन तक लोग गए थे, ये सब काम किया था। लेकिन कितना बड़ा लाभ हुआ और वो काम अब पूरे देश में हो रहा है, जहां चाहे वहां पर अपना सामान बेच सकता है, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं। और पहले जो है APMC थे, हम बराबर बोलते रहते थे, APMC के कारण लोगों को कितनी कठिनाई होती थी
किस तरह से जो किसानों को तंग करते थे। आप हमको तो अपनी तरफ से देखा था हमने, हाजीपुर में केला लेकर के किसान अपना जा रहा था कहीं बेचने के लिए, उसको बीच में ही पकड़ करके लोगों ने जिस तरह से तंग किया, इस तरह का जो होता था ये इतना बुरा था। तो जैसे ही हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने तो उसको खत्म किया। आज तो देश भर में खत्म हो रहा है। और कहाँ है भाई कि किसी भी तरह से जो जमीन को, ये जो अनाज को लिया जाता है उसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन होगा। हर प्रकार से अनाज की खरीद होगी। हम लोगों के यहाँ तो खरीद नहीं होती थी, उसको लोग नहीं लेते थे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर शुरू करवाया था जो एक पैक्स हम लोगों ने बनाया था, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके माध्यम से ही काम शुरू करवाया था। और कितनी बड़ी संख्या में अब उसका एक्विजिशन होता है। तो सारा काम जो केंद्र ने और आपने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भाई इसमें तो किसी तरह की बाधा नहीं आएगी, लेकिन हर किसी को अधिकार है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, कानून जो बनाया गया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लाभ मिलता है लोगों को, खेती करने वालों को। कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और करेगा, उसको एक तय करता है कि ये कीमत मिनिमम ये आपको मिलेगा, और फिर वो बाजार की कीमत उसको मिलती है, फिर उसको अधिकार रहता है। तो इस तरह से जो काम किया जा रहा है देश के हित में, अब जिनको भी जो देश के किसानों का हित नहीं है, हमको लग रहा है कि जो इसके चलते जो कुछ लोगों का होता था इसमें व्यापार, उससे जो जुड़े हुए लोग थे उन लोगों को लग रहा होगा खराब, लेकिन ये आम लोगों के तो हक में काम हुआ है। और जो कुछ भी कल राज्यसभा में करने की कोशिश की वो बहुत ही बुरा हुआ है, खराब हुआ है। और इस प्रकार से लेकिन अब तो पारित हुआ, और अब इसका जब लाभ लोगों को मिलेगा तो आज जो कुछ भी लोग बोल रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो लोग बोले थे, किसी को याद भी है, और कितना एक्विजिशन पहले कुछ नहीं होता था। तो ये सारी बात है, इसके लिए तो हम सबसे ज्यादा पुनः आपको, चूंकि अब ये पारित हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया, तो हम सबसे पहले आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि देश के किसानों के हित में और गांव के हित में ये सब काम हो रहा है, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। अब इसके अलावा आज जो काम हो रहा है सड़क के मामले में, तो सड़क के मामले में तो आपने जो कहा है हम लोग तो बराबर कहते रहते हैं, 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैकेज है। और आज जो आप कर रहे हैं, जो आपने पैकेज में किया है उसके अतिरिक्त भी इसमें कुछ योजनाएं आप लोगों ने की है, शुरू की है, तो ये बहुत खुशी की बात है। और ये सब काम हो रहा है, और मुझे तो खास करके बहुत प्रसन्नता है कि आज तो जो घर घर फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है, इतने गांव को 44,595 गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। और जो कुछ भी रविशंकर जी ने बताया है, और इसके लिए जो एक थोड़ा छोटा सा प्रेजेंटेशन दिया गया, लोगों को बहुत लाभ होगा। आज के युग में जो इसका एक महत्व हो गया है, अब हम लोगों का तो ये देश इतना गरीब है, लेकिन फिर भी 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग मोबाइल रखे हुए, सब लोग मोबाइल का यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, गरीब आदमी भी इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर ये सुविधा मिल जाएगी तो बच्चों को, बच्चियों को पढ़ने की भी सुविधा इससे मिलेगी। अन्य प्रकार से कोई भी योजना हम लोग लागू करते हैं तो उस योजना का क्रियान्वयन ठीक ढंग से होगा। कोई भी आदमी अगर चाहेगा बाएं दाएं गड़बड़ करने का, तो गड़बड़ी की गुंजाइश इसमें समाप्त होती है। तो ये सब चीज के लिए जो काम किया है, मैं इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं। और जो सड़कों का, पुलों का जो कुछ भी किया गया है, इसके लिए तो विशेष तौर पर बधाई है। और खास करके जो यहाँ पर हमने आपका जब कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था 2017 में 14 अक्टूबर को, उस कार्यक्रम में मोकामा में, उसी में हमने अनुरोध किया था और कहा था कि जो हम लोगों का भागलपुर में जो एक पुल है, तो उस पुल का भी इसको पूरे तौर पर करना चाहिए हम लोगों को। अब उसके बगल में उसको हम विक्रमशिला सेतु को जो हम देखने गए थे, ये लोग बना दिए थे 2002 तक में, और बन गया था वो पुल। और उसके बाद इतना जाम होता था कि हमको पता चला, तो हम व्यक्तिगत रूप से वहां जा करके, तो जब वहां पर गए हुए थे हम, और एक एक चीज को हमने देखा, उसका अप्रोच कितना पतला है, कितना बेकार बनाए हुए लोग हैं। तो हमने वहां पर टारगेट रखा कि जल्दी से जल्दी इसका अप्रोच 4 लेन करिए, वो भी हम देखने के लिए गए। और जब देखा तो हमने कहा कि भाई इससे काम नहीं चलेगा, इसके पैरेलल समानांतर और पुल हम लोगों को बनाना पड़ेगा। पहले लगा 2 लेन, फिर लगा 4 लेन। उस पर राज्य सरकार की तरफ से भी जो कुछ भी एक्विजिशन लैंड का या जो कुछ भी करना था वो सब भी किया गया। लेकिन जब आपका कार्यक्रम था
तो उस कार्यक्रम में हमने यह अनुरोध किया कि आप इतना ज़्यादा पैकेज में दिए हुए हैं और सब काम कर रहे हैं, तो अगर इसको भी कर दीजिएगा तो ये बहुत अच्छा होगा। और नाम भी ऐतिहासिक है, विक्रमशिला, भागलपुर के पास विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय उसके नाम का ये है, इस पुल का नामकरण। तो उस पुल के समानांतर भी बने, तो इसको फिर आपने इसको स्वीकार कर लिया। और जब यहाँ पर नितिन गडकरी जी आए हुए थे 29 जनवरी 2018 को, तो उसमें भी काफी चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, इस पुल को भी हम पैकेज का अंग बनाएंगे, और उस पैकेज का अंग बना लिया। और अब 4 लेन जो ब्रिज उसके समानांतर बनेगा उसका भी आज आपके माध्यम से शिलान्यास होगा। ये बहुत प्रसन्नता और खुशी की बात है। और जितनी चीजें बन रही है, बख्तियारपुर रजौली पथ का 4 लेन का चौड़ीकरण, ये कितना जरूरी है। मेन रोड वही है पटना और रांची के बीच का, जब शुरू से ही पटना और रांची का वही मेन रोड है, जब एक साथ था। अभी तो 2000 में अलग हो गया, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन उस रोड इतना ज्यादा उस पर वाहन चलता है आज भी, तो उसका चौड़ीकरण बहुत जरूरी था। तो अब आज उसका भी 4 लेन बख्तियारपुर से रजौली का भी हो गया। और आराम मोहनिया वाले के लिए तो हम लोगों ने कोशिश किया था, उसमें वो सफलता नहीं मिली, कोई पीपीपी मोड में आ गया था, लेकिन बाद में उससे वो निकल गए। तो फिर अंत में हम लोगों ने पुनः इसको लौटा दिया, लेकिन लैंड का एक्विजिशन पूरा कर लिया गया था। अब उसका भी चौड़ीकरण हो रहा 4 लेन, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। और नरेंद्रपुर पूर्णिया पथ का 4 लेन का जो चौड़ीकरण कर रहे हैं, एक नया ब्रिज बनने जा रहा है, वो एक तरफ झारखंड एक तरफ बिहार, तो उसको मिला करके इसमें इतना आवागमन होगा कि वो बहुत जरूरी है। उसका भी काम जो किया जा रहा है। और इस तरह से जितनी भी सड़कें हैं पटना में, गंगा नदी के जो पुल है बना हुआ महात्मा गांधी सेतु, उसके भी पैरेलल 4 लेन का पुल का निर्माण होगा। तो इस तरह से अनेक जो काम होगा। और कोसी नदी पर बीरपुर से बीरपुर के बीच में फुलौत घाट पर ये जो बनेगा, तो बीरपुर से बीरपुर जो NH 106 पहले था, उसका शायद नंबर बदल गया है, तो ये पुल था, उसमें इसका ब्रिज का बनना, जो सड़क है, इसमें इस ब्रिज का बनना बहुत जरूरी है। तो लोगों को इससे काफी सहूलियत हो जाएगी, इसलिए बहुत अच्छी बात है। और पटना में रिंग रोड बनाने का निर्णय हो गया और रिंग रोड बनाने की शुरुआत हो रही है। हम लोगों ने जो कुछ भी किया है, यहाँ पर एक सड़क हम लोग ऑलरेडी बना रहे हैं, तो उस सड़क का ही एक हिस्सा, और उसके लिए पूरा जमीन का एक्विजिशन पहले से हम लोगों ने किया हुआ। तो अब वहीं पर अभी हम हाल में जाकर के देख लिए हैं और वहीं से इसकी शुरुआत हो रही है। तो जो इसका पटना का जो बनेगा, तो ये बहुत उपयोगी होगा। और मैं समझता हूं कि इसके लिए जो काम करने का शुरुआत किया गया है, ये बहुत उपयोगी है। और इस तरह की जितनी योजनाएं ली गई हैं, और हमको पूरा भरोसा है कि अभी पिछली बार जब ये मेरे हिसाब से जुलाई के अंत में ही कार्यक्रम था एक, और जो गांधी सेतु है उसका एक हिस्सा बनकर के नए सिरे से तैयार हुआ था, उसके उद्घाटन में आए हुए थे मंत्री जी। तो उन्होंने, नितिन गडकरी जी, उस समय भी हमने उनको एक अनुरोध किया था 4 चीजों के बारे में। नेशनल हाईवे 80 में मोकामा लखीसराय मुंगेर पथ का चौड़ीकरण, नेशनल हाईवे 28 मुजफ्फरपुर बरौनी पथ का चौड़ीकरण, नेशनल हाईवे 31 में खगड़िया पूर्णिया पथ का चौड़ीकरण 4 लेन का, और नेशनल हाईवे 77 में मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनवर्षा पथ का चौड़ीकरण 4 लेन का। मैं इस बात के लिए बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इसको भी केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। और अब ये सब 4 लेन बनेगा तो आवागमन में इतनी लोगों को सुविधा होगी। एक ही अनुरोध हमारा है, अब ये सब काम तो हो गया है, एक ही है कि बहुत अच्छा दिल्ली से लेकर के गाजीपुर तक का बन गया है, लखनऊ होते हुए इतना बड़ा 8 लेन सड़क बन रही है और लगभग पूरा हो रहा है। तो गाजीपुर से बक्सर बहुत दूर नहीं है, मात्र 16-17 किलोमीटर है। और अगर उसको जोड़ दिया जाएगा अगर बक्सर से, तो हम समझते हैं कि इतनी बड़ी सुविधा हो जाएगी कि एक वैकल्पिक सड़क दिल्ली के लिए भी मिल जाएगा, लखनऊ जाने के लिए भी मिलेगा, और यहाँ भी सब जगह जो 4 लेन का हो रहा है, तो आपको इसका फायदा दूसरे राज्यों को भी बहुत ज्यादा मिलेगा। तो मेरा एक ही विनम्र रूप से प्रार्थना है कि ये जो लखनऊ से गाजीपुर के हदरिया गांव तक है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विकसित किया जा रहा है, वो बक्सर तक उसको अगर बढ़ा दिया जाए तो बहुत लाभ होगा लोगों को।
तो ये हम जरूर कहना चाहेंगे। और पिछली बार भी हमने कहा था कि इंडो नेपाल बॉर्डर के किनारे जो सड़क बन रहा है वो 7 किलोमीटर की सड़क बन रही है। अब इंडो नेपाल बॉर्डर के किनारे वाली सड़क को भी अगर केंद्र सरकार पूरे तौर पर ले करके इसका भी 4 लेन चौड़ीकरण अगर करेगा तो बहुत लाभ होगा। और अभी भी आप जो देख रहे हैं कि जिस तरह से स्थिति हो रही है बॉर्डर के पास इधर उधर, तो हमको लगता है कि सड़क को हम लोगों को पूरे तौर पर और थोड़ा जो है ज़्यादा उसमें आवागमन बहुत होगा। तो ये जो 7 मीटर वाला है इसको भी अगर ले करके इसको और चौड़ीकरण कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। हमारा तो यही विनम्र आग्रह होगा। उसके बाद जितना काम हो गया अब क्या होना है, हम लोगों का तो पहले से तय था कि 6 घंटा में पटना पहुंचेंगे राजधानी अधिक से अधिक कोई भी दूर दराज इलाके से। अब वो हो गया, तब 5 घंटा का लक्ष्य रख दिया। हम लोगों ने यहाँ पर भी जो सड़कों के निर्माण पर काम किया है और उसके लिए पॉलिसी हम लोगों ने बनाई कि सड़क का निर्माण ही सही नहीं, उसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। उसी तरह से पुल का मेंटेनेंस हमने यहाँ अपने डिपार्टमेंट को कहा कि जिस तरह से रेलवे में ब्रिज का मेंटेनेंस किया जाता है, रोड को भी ब्रिज का मेंटेनेंस करना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो उसके लिए भी काम शुरू हो गया और हम लोगों ने सड़क को और ब्रिज के मेंटेनेंस को हिस्सा बना दिया गया है लोक शिकायत निवारण कानून का अंग। यानी कोई भी आदमी शिकायत करेगा तो न सिर्फ इस काम को होगा बल्कि इसके लिए कोई जिम्मेवार है नहीं करने के लिए तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो हम लोग इस तरह से यहाँ भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इतने बड़े पैमाने पर केंद्र की तरफ से आपने जो सड़कों के क्षेत्र में काम कर दिया, हम समझते हैं कि अब उससे यहाँ आवागमन में तो सुविधा होगी ही, काम बढ़ेगा। अब हर गांव को हम लोग लगभग सड़क से जोड़ रहे हैं, तो जोड़ चुके हैं। तो उसके बाद लोगों को जो अब इतनी बड़ी एग्रीकल्चर की पॉलिसी बन गई है, तो ये सब सुविधा होने से ही तो कोई गरीब आदमी, और हम लोगों के यहाँ तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप जानते ही हैं, हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा लोग 89% गांव में निवास करते हैं और 76% लोग कृषि पर आधारित है। तो अगर ये सब कुछ होगा तो हमारे 3/4 पॉपुलेशन को कितना लाभ होगा, अपने चीजों को वो कहीं पर ठीक ढंग से पहुंचा सकता है, बेच सकता है। और आपने जो पॉलिसी बना ली और इसके साथ साथ जिस प्रकार से ये घर तक फाइबर बना करके ऑप्टिकल फाइबर से लोग जो जोड़ेंगे, तो अब तो इतना ज्यादा कम्युनिकेशन लोगों को होगा कि किस चीज को कहां पर भेजेंगे। पॉलिसी भी आ गई कि जहां इच्छा वहां अपना बेचो, दुनिया भर का माफ करेगा पूरे देश का दुकान एक ही सामान कहीं भी जा करके बेचो। तो ये सब जो पॉलिसी बन गई, अब वहां उस पॉलिसी का लाभ लेने के लिए कोई दूसरे राज्य में भी कोई अपना सामान बेचेगा, कोई यहां करेगा, तो बहुत सुविधा होगी। इसलिए उस दृष्टिकोण से जो सड़कों के निर्माण का और सड़कों के चौड़ीकरण का और पुलों के निर्माण की जो योजनाओं का आज आप उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, इसके लिए तो मैं अपनी तरफ से और बिहार के तमाम लोगों की तरफ से आपका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि समय के अंदर ये सारा काम होगा। और कुछ लोगों की तो आदत है कुछ कुछ बोलता रहता है, जनता पर कोई असर नहीं है। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि बिहार की जनता पर ये जब कुछ अनाप शनाप बोलता रहता है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं। जनता सीधे देख रही है काम, किस तरह से काम किया जा रहा है आपके द्वारा, यहाँ की सरकार के द्वारा, तो उन सब चीजों का बहुत असर है। तो ऐसी स्थिति में और जितना काम हो रहा है और जिस तरह से निर्माण का कार्य हो रहा है, ये कोविड के कारण तो बहुत चीज थोड़ा व्यवधान आया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी सारा काम जिस ढंग से किया जा रहा है, तो उसके चलते लोगों के मन में एक प्रसन्नता का भाव है और लोगों को बहुत भरोसा है कि उनका भविष्य ठीक होगा और जो आने वाली नई पीढ़ी है उसका भविष्य उज्जवल होगा, ये हमको पूरा भरोसा है। और हम आपको यही आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि हम लोग पर्यावरण के लिए जो सोचते रहते हैं, हर जो भी सड़क जहां भी बनवा रहे हैं उसके दोनों किनारे हम लोग साथ साथ वृक्षारोपण भी करवा रहे हैं। और उसके साथ साथ कर दिया है कि अगर सड़क ऊंचा है तो उस पर एक ही रो नहीं अनेक रो का उसमें हम लोग वृक्ष लगाने का निर्णय कर चुके हैं। आपको हम लोग बता चुके हैं कि हम लोगों ने तो 2 महीने के अंदर 3,47,00,000 वृक्षारोपण किया है। तो हम आश्वस्त करेंगे जितना सब कुछ होगा उसके लिए भी हम लोग इन सब चीजों पर ध्यान देंगे ताकि लोगों को इन सब चीजों का लाभ हो। तो आज के इस अवसर पर पुनः आपका बिहार के लोगों के लिए
जो कुछ भी सौगात दिया है आपने, इसके लिए मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। अब माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा का शुभारंभ किया जाएगा। अब माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से बिहार राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की 9 परियोजनाओं यथा महात्मा गांधी सेतु के समानांतर नया 4 लेन पुल निर्माण, गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर नया 4 लेन पुल का निर्माण, कोसी नदी पर नया 4 लेन पुल का निर्माण, 6 लेन रामनगर कन्हौली पटना रिंग रोड खंड सड़क का निर्माण, 4 लेन नरेंद्रपुर पूर्णिया सड़क का निर्माण, 4 लेन आरा पररिया सड़क का निर्माण, 4 लेन पररिया मोहनिया सड़क का निर्माण, 4 लेन बख्तियारपुर रजौली सड़क का निर्माण पैकेज 2, 4 लेन बख्तियारपुर रजौली सड़क का निर्माण पैकेज 3 के शिलान्यास हेतु शिला पट्टिकाओं का अनावरण किया जाएगा। अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस अवसर पर अपना संबोधन एवं आशीर्वचन देने की कृपा करें। बिहार के गवर्नर श्री फागू चौहान जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री रविशंकर जी, वीके सिंह जी, आर.के. सिंह जी, बिहार के डिप्टी सीएम भाई सुशील जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज बिहार की विकास यात्रा का एक और अहम दिन है। अब से कुछ देर पहले बिहार में कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाली 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इन परियोजनाओं में हाईवे को 4 लेन और 6 लेन बनाने का और नदियों पर 3 बड़े पुलों के निर्माण का काम शामिल है। इन परियोजनाओं के लिए बिहार के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन बिहार के लिए तो अहम है ही, ये पूरे देश के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। युवा भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज भारत अपने गांवों को आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बनाने के लिए भी एक बड़ा कदम उठा रहा है। और खुशी ये है
कि इसकी शुरुआत कार्यक्रम पूरे देश में है, लेकिन इसकी शुरुआत आज बिहार से ही हो रही है। इस योजना के तहत 1000 दिनों में देश के 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। मुझे विश्वास है कि नीतीश जी के सुशासन में दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते बिहार में इस योजना पर भी तेजी से काम होगा। साथियों, भारत के गांवों में इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या कभी शहरी लोगों से ज्यादा हो जाएगी, ये कुछ साल पहले तक सोचना भी मुश्किल था। गांव की महिलाएं, किसान, गांव के युवा भी इतनी आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, इस पर भी बहुत लोग सवाल उठाते थे। लेकिन अब ये सारी स्थितियां बदल चुकी है। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले दुनिया के सबसे अग्रणी देशों की कतार में है। अगस्त के ही आंकड़ों को देखें, सिर्फ अगस्त के, तो इस दौरान लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का लेन देन यूपीआई के माध्यम से हुआ, मोबाइल फोन के माध्यम से हुआ। कोरोना के इस समय में डिजिटल भारत अभियान ने देश के सामान्य जन की बहुत मदद की है। साथियों, इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने के साथ साथ अब ये भी जरूरी है कि देश के गांवों में अच्छी क्वालिटी, तेज रफ्तार वाला इंटरनेट भी हो। सरकार के प्रयासों की वजह से देश की करीब 1.5 लाख पंचायतों तक फाइबर ऑप्टिकल फाइबर पहले ही पहुंच चुका है। यही नहीं, बीते 6 साल में देश भर में 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर भी ऑनलाइन जोड़े गए हैं। अब यही कनेक्टिविटी देश के हर गांव तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ देश आगे बढ़ रहा है। जब गांव-गांव में तेज इंटरनेट पहुंचेगा, तो गांव में पढ़ाई आसान होगी। गांव के बच्चे, हमारे ग्रामीण युवा भी एक क्लिक पर दुनिया की किताबों तक, तकनीक तक आसानी से पहुंच पाएंगे। यही नहीं, टेली मेडिसिन के माध्यम से अब दूर सुदूर के गांवों में भी सस्ता और प्रभावी इलाज गरीब को घर बैठे ही दिलाना संभव हो पाएगा। आपको मालूम है, पहले अगर रेलवे में कहीं आरक्षण करना होता था तो गांव से शहर जाना पड़ता था, कतार में खड़ा रहना होता था और रेलवे का आरक्षण के लिए हमें जाना पड़ता था। आज कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर के अपने ही गांव में आप रेलवे का रिजर्वेशन, कहीं और जाना है तो उसका रिजर्वेशन आसानी से करा सकते हैं। क्यों? इंटरनेट की सुविधा। हमारे किसानों को भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इससे किसानों को खेती से जुड़ी हर आधुनिक तकनीक, नई फसलों, नए बीजों, नए तौर तरीकों और बदलते मौसम की जानकारी रियल टाइम में मिलनी संभव हो पाएगी। यही नहीं, अपनी उपज के व्यापार कारोबार को
पूरे देश और दुनिया में पहुंचाने में भी उनको ज्यादा सुविधा होगी। एक प्रकार से गांव को अब शहरों की ही तरह हर सुविधा घर बैठे मिले, इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। साथियों, इतिहास साक्षी है कि दुनिया भर में उसी देश ने सबसे तेज तरक्की की है जिसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीरता से निवेश किया है। लेकिन भारत में दशकों तक ऐसा रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े और व्यापक बदलाव लाने वाले प्रोजेक्ट पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। बिहार तो इसका बहुत बड़ा भुक्तभोगी रहा है। साथियों, ये अटल जी की सरकार थी सबसे पहले जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को राजनीति का, विकास की योजनाओं का प्रमुख आधार बनाया था। नीतीश जी तो तब उनकी ही सरकार के रेल मंत्री थे। उन्हें इसका और ज्यादा अनुभव है। उन्होंने गवर्नेंस में उस बदलाव को और करीब से देखा है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट पर अब जिस स्केल पर काम हो रहा है, जिस स्पीड पर काम हो रहा है, वो अभूतपूर्व है। 2014 से पहले की तुलना में आज हर रोज 2 गुनी से भी तेज गति से हाईवे बनाए जा रहे हैं। हाईवे निर्माण पर होने वाले खर्च में भी 2014 से पहले की तुलना में लगभग 5 गुना बढ़ोतरी की गई है। आने वाले 4-5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 110 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। 110 लाख करोड़, इसमें से भी 19 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट सिर्फ हाईवे से जुड़े हैं। साथियों, रोड और कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार देने के इन प्रयासों का बिहार को भी भरपूर लाभ हो रहा है। पूर्वी भारत पर मेरा विशेष ध्यान है। 2015 में घोषित पीएम पैकेज के तहत 3000 किलोमीटर से अधिक के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी। इसके अलावा भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत भी लगभग 650 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। आज बिहार में नेशनल हाईवे ग्रिड को गति दी जा रही है। पूर्वी और पश्चिमी बिहार को जोड़ने के लिए 4 लेनिंग के 5 प्रोजेक्ट, उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने के लिए 6 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आज भी जिन हाईवे चौड़ीकरण के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है, उनसे बिहार के तमाम बड़े शहरों का सड़क संपर्क और मजबूत होने वाला है। साथियों, बिहार की कनेक्टिविटी में सबसे बड़ी बाधा बड़ी नदियों के चलते रही है। यही कारण है कि जब पीएम पैकेज की घोषणा हो रही थी तो पुलों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया था। पीएम पैकेज के तहत गंगा जी के ऊपर कुल 17 पुल बनाए जा रहे हैं और अभी सुशील जी ने बड़े विस्तार से उसका बड़ा खाका आपके सामने रखा, और जिसमें से अधिकतर पूरे हो चुके हैं। इसी तरह गंडक और कोशिक नदियों पर भी पुलों के निर्माण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 4 लेन के 3 नए पुलों का शिलान्यास हुआ है।
इसमें से 2 पुल गंगा जी पर और 1 पुल कोसी नदी पर बनने वाला है। इनके बनने पर गंगा जी और कोसी नदी पर 4 लेन के पुलों की क्षमता और बढ़ जाएगी। साथियों, बिहार की लाइफलाइन के रूप में हम सब जानते हैं मशहूर महात्मा गांधी सेतु, उसके हाल भी हमने देखे हैं, दुर्दशा भी देखी है, मुसीबत भी देखी है। आज नए रंग रूप में वो सेवाएं दे रहा है, लेकिन बढ़ती आबादी और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अब महात्मा गांधी सेतु के समांतर 4 लेन का नया पुल बनाया जा रहा है। नए पुल के साथ 8 लेन का पहुंच पथ भी होगा। इसी तरह गंगा नदी पर ही विक्रमशिला सेतु के समांतर बनने वाले नए पुल और कोसी नदी पर बनने वाले पुल से बिहार की कनेक्टिविटी और सुधरेगी। साथियों, कनेक्टिविटी एक ऐसा विषय है जिसे टुकड़ों में सोचने के बजाय संपूर्णता में सोचना होता है। एक पुल यहां बन गया, एक सड़क वहां बन गई, एक रेल रूट उधर बना दिया, एक रेलवे स्टेशन इधर बना दिया। इस तरह की अप्रोच ने देश का बहुत नुकसान किया है। पहले सड़कों का, हाईवे का, रेल नेटवर्क से कोई वास्ता नहीं रहता था। रेल का पोर्ट से और पोर्ट का एयरपोर्ट से कभी नाता नहीं रहता था। 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी का बिहार अब इन सारी पुरानी कमियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है। अब हाईवे इस तरह बन रहे हैं कि वो रेल रूट को, एयर रूट को सपोर्ट करें। रेल रूट इस तरह बन रहे हैं कि वो पोर्ट से इंटरकनेक्टेड हो। यानी सोच यही है कि यातायात का एक साधन दूसरे साधन को सपोर्ट करे। इससे लॉजिस्टिक को लेकर भारत में जो समस्याएं रही है वो भी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के सबसे ज्यादा लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्ग को होता है, गरीब को होता है। इससे हमारे किसानों को भी बहुत अधिक लाभ होता है। किसानों को अच्छी सड़कें मिलने से, नदियों पर पुल बनने से खेत और शहरों के मार्केट की दूरी कम हो जाती है। साथियों, कल देश की संसद ने देश के किसानों को नए अधिकार देने वाले बहुत ही ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया है। ये देश के लोगों को, देश के किसानों को, मैं आज जब बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं उस समय पूरे हिंदुस्तान के किसानों को भी और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए जो आशावान लोग हैं उन सब के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये सुधार 21वीं सदी के भारत की जरूरत है। साथियों, हमारे देश में अब तक उपज और बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ पांव बांधे हुए थे। इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। आखिर ये कब तक चलता रहता?
और इसलिए इस व्यवस्था में बदलाव करना आवश्यक था और ये बदलाव हमारी सरकार ने करके दिखाया है। नए कृषि सुधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल, अपने फल सब्जियां अपनी शर्तों पर बेच सकता है। अब उसे अपने क्षेत्र की मंडी के अलावा भी कई और विकल्प मिल गए हैं। अब उसे अगर मंडी में ज्यादा लाभ मिलेगा तो वहां मंडी में जाकर अपनी फसल बेचेगा। मंडी के अलावा कहीं और से ज्यादा पैसा मिलता है, ज्यादा लाभ मिलता है तो वहां जाकर के बेचेगा। उसकी सारे बंधनों से मुक्ति दिलाने के कारण ये संभव होगा। अब सवाल ये कि आखिर इससे फर्क क्या पड़ेगा, आखिर इससे किसान को क्या फायदा होगा, आखिर ये फैसला किस तरह किसानों की आर्थिक स्थिति को बदलने में बहुत मददगार साबित होगा। इन सवालों का जवाब भी अब ग्राउंड रिपोर्ट से ही मिल रहा है। किसानों को मिली इस आजादी के कई लाभ दिखाई देने शुरू भी हो गए हैं, क्योंकि इसका अध्यादेश कुछ महीने पहले निकाला गया था। ऐसे प्रदेश जहां पर आलू बहुत होता है, वहां से रिपोर्ट्स है कि जून जुलाई के दौरान थोक खरीदारों ने किसानों को अधिक भाव देकर सीधे कोल्ड स्टोरेज से ही आलू खरीद लिया है। बाहर किसानों को आलू के ज्यादा दाम मिले तो इसकी वजह से जो किसान मंडियों में आलू लेकर पहुंचे थे, आखिर दबाव में आने के कारण, बाहर बड़ा ऊंचा मार्केट होने के कारण मंडी के लोगों को भी किसानों को ज्यादा दाम देना पड़ा। इसी तरह मध्य प्रदेश और राजस्थान से, वहां से जो रिपोर्ट मिली है कि वहां पर तेल मिलों ने किसानों को सीधे 20 से 30% ज्यादा देकर सरसों की खरीदी की है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्यों में दालें बहुत होती हैं। इन राज्यों में पिछले साल की तुलना में 15 से 25% तक का ज्यादा दाम सीधे किसानों को मिले हैं। दाल मिलों ने वहां भी सीधे किसानों से खरीद की है, सीधे उन्हें ही भुगतान किया है। अब देश अंदाजा लगा सकता है कि अचानक कुछ लोगों को जो दिक्कत होनी शुरू हुई है वो क्यों हो रही है। कई जगह ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि अब कृषि मंडियों का क्या होगा। क्या कृषि मंडियां बंद हो जाएगी? क्या वहां पर खरीद बंद हो जाएगी? जी नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। और मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं है। कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था वैसे ही अब भी होगा। बल्कि ये हमारी ही एनडीए सरकार है जिसने देश की कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है। कृषि मंडियों के कार्यालयों को ठीक करने के लिए, वहां का कंप्यूटराइजेशन कराने के लिए पिछले 5-6 साल में से देश में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। इसलिए जो ये कहता है कि नए कृषि सुधारों के बाद कृषि मंडियां समाप्त हो जाएगी, तो वो किसानों से सरासर झूठ बोल रहा है। साथियों,
बहुत पुरानी कहावत है कि संगठन में शक्ति होती है। कृषि सुधार से जुड़ा दूसरा कानून इसी से प्रेरित है। आज हमारे यहाँ 85% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जो बहुत थोड़ी सी जमीन उनके पास है। किसी के पास 1 एकड़, किसी के पास 2 एकड़, किसी के पास 1 हेक्टेयर, किसी के पास 2 हेक्टेयर, सब छोटे किसान हैं। छोटी सी जमीन पर खेती करके अपना गुजारा करता है। इस वजह से इनका खर्च भी बढ़ जाता है और उन्हें अपनी थोड़ी सी उपज बेचने पर सही कीमत भी नहीं मिलती है। लेकिन जब किसी क्षेत्र के ऐसे किसान अगर एक संगठन बनाकर यही काम करते हैं तो उनका खर्च भी कम होता है और सही कीमत भी सुनिश्चित होती है। बाहर से आए खरीदार इन संगठनों से बाकायदा समझौता करके सीधे उनकी उपज खरीद सकते हैं। ऐसे में किसानों के हितों की रक्षा के लिए ही दूसरा कानून बनाया गया है। एक ऐसा अनोखा कानून है जहां किसान के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। किसान के खेत की सुरक्षा, उसकी जमीन की मालिकी की सुरक्षा, किसान को अच्छे बीज, किसान को अच्छी खाद, सभी की जिम्मेदारी जो किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस खरीदार की होगी। किसान से जो समझौता करेगा उस समझौता करने वाले की होगी। साथियों, इन सुधारों से कृषि में निवेश बढ़ेगा, किसानों को आधुनिक टेक्नोलॉजी मिलेगी, किसानों के उत्पाद और आसानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचेंगे। मुझे बताया गया है कि यहां बिहार में हाल ही में 5 कृषि उत्पादक संघों ने मिलकर चावल बेचने वाली एक बहुत मशहूर कंपनी के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत 4000 टन धान वो कंपनी बिहार के इन एफपीओ से खरीदेगी। अब इन एफपीओ से जुड़े किसानों को मंडी नहीं जाना पड़ेगा। उनकी उपज अब सीधे नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचेगी। साफ है कि इन सुधारों के बाद खेती से जुड़े बहुत सारे छोटे बड़े उद्योगों के लिए बहुत बड़ा मार्ग खुलेगा। ग्रामीण उद्योगों की ओर देश आगे बढ़ेगा। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई नौजवान एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। वो चिप्स की फैक्ट्री ही खोलना चाहता है। अभी तक ज्यादातर जगह होता यह था कि पहले उसे मंडी में जाकर आलू खरीदने होते थे, फिर वो अपना काम शुरू कर पाता था। लेकिन अब वो नौजवान जो नए नए सपने लेकर के आया है, वो सीधे गांव के किसान के पास जाकर उससे आलू के लिए समझौता कर सकेगा। वो किसान को बताएगा कि मुझे इस क्वालिटी का आलू चाहिए, इतना आलू चाहिए। वो किसान को अच्छी क्वालिटी के आलू पैदा करने में हर तरह की तकनीकी सहायता भी करेगा। साथियों, इस तरह के समझौतों का एक और पहलू है। आपने ये देखा होगा कि जहां डेयरी होती है वहां आसपास के पशुपालकों को दूध बेचने में आसानी तो होती है। डेयरियां भी पशुपालकों का, उनके पशुओं का ध्यान रखती है। पशुओं का सही समय पर टीकाकरण हो, उनके लिए सही तरह के शेड बने, पशुओं को अच्छा आहार मिले, पशु बीमार हो जाए तो उनका डॉक्टर पहुंच जाए। और मैं तो गुजरात में रहा हूं, मैंने देखा है डेयरी कैसे पशुओं को संभालती है। बड़ी डेयरी दूध उत्पादक उन तक जाकर के
किसानों की मदद करती है। और इन सब के बाद भी ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये जो दूध खरीदने का काम है वो तो डेयरी कर लेती है, लेकिन पशु का मालिक तो पशुपालक या किसान ही रहता है। पशु का मालिक कोई और नहीं बनता है। वैसे ही जमीन का मालिक किसान ही रहेगा। ऐसे ही बदलाव अब खेती में भी होने का मार्ग खुल गया है। साथियों, ये भी जग जाहिर रहा है कि कृषि व्यापार करने वाले हमारे साथियों के सामने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के कुछ प्रावधान हमेशा आड़े आते रहे हैं। बदलते हुए समय में इसमें भी बदलाव किया है। दालें, आलू, खाद्य तेल, प्याज जैसी चीजें अब इस एक्ट के दायरे से बाहर कर दी गई है। अब देश के किसान बड़े बड़े स्टोर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में इनका आसानी से भंडारण कर पाएंगे। जब भंडारण से जुड़ी कानूनी दिक्कतें दूर होगी तो हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज का भी नेटवर्क और विकसित होगा, उसका और विस्तार होगा। साथियों, कृषि क्षेत्र में इन ऐतिहासिक बदलावों के बाद, इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। ये वही लोग हैं जो बरसों तक एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठे रहे। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। साथियों, किसानों को एमएसपी देने और सरकारी खरीद के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है वो पहले कभी नहीं किया गया। बीते 5 साल में जितनी सरकारी खरीद हुई है और 2014 से पहले के 5 साल में जितनी सरकारी खरीदी हुई है उसके आंकड़े देखोगे तो कौन सच बोल रहा है, कौन किसानों के लिए काम कर रहा है, कौन किसानों के भलाई के लिए काम कर रहा है, इसकी गवाही वहीं से मिल जाएगी। मैं अगर दलहन और तिलहन की ही बात करूं तो पहले की तुलना में दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद करीब करीब 24 गुना अधिक हो की गई है। 24 गुना अधिक। इस साल कोरोना संक्रमण के दौरान भी रबी सीजन में किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। इस साल रबी में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिलाकर किसानों को 1,13,000 करोड़ रुपए एमएसपी पर दिया गया है। ये राशि भी पिछले साल के मुकाबले 30% से ज्यादा है। यानी कोरोना काल में न सिर्फ रिकॉर्ड सरकारी खरीद हुई बल्कि किसानों को रिकॉर्ड भुगतान भी किया गया है। साथियों, 21वीं सदी के भारत का यह दायित्व है कि वो देश के किसानों के लिए आधुनिक सोच के साथ नई व्यवस्थाओं का निर्माण करे। देश के किसानों को, देश की खेती को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।
और इसमें निश्चित तौर पर कनेक्टिविटी की बड़ी भूमिका तो है ही। अंत में एक बार फिर कनेक्टिविटी के तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए बिहार को, देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं फिर एक बार आपसे वही आग्रह करूंगा कि हमें कोरोना से लड़ाई लड़ते रहना है, हमें कोरोना को पराजित करके रहना है। हमने हमारे परिवार के हर सदस्य को कोरोना से बचाना है और इसके लिए जो भी यम नियम तय किए गए हैं उनका हम सब ने पालन करना है। कोई एक उसमें छूटछाट लेता है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। हम सब ने पालन करना है। मैं फिर एक बार मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। आज हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा के शुभारंभ एवं बिहार राज्य की 9 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को उनकी कृपापूर्ण उपस्थिति, आशीर्वचनों एवं मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सादर धन्यवाद देता हूं। मैं इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल को उनकी कृपापूर्ण उपस्थिति के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सतत मार्गदर्शन एवं उनके आशीर्वचनों के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं इस अवसर पर श्री रविशंकर प्रसाद, श्री गिरिराज सिंह, श्री सुशील कुमार मोदी, श्री राजकुमार सिंह, जनरल डॉक्टर बीके सिंह, श्री अश्वनी कुमार चौबे, श्री नित्यानंद राय, श्री संजय धोत्रे, श्री नंदकिशोर यादव, राज्य सरकार के सभी माननीय मंत्री, माननीय सांसदगण और माननीय विधानमंडल के सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूं।